हाँ बेटा बोलो। दूसरा जो है आपका दर्शनलाल जैन के साथ साथ में फिर इसी को मेरे पास नहीं है भाई। 2015 में सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड गठित किया गया। बोल दिया। तो सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड भी आप देखेंगे इसका काम क्या है कि सरस्वती को रिवाइव करना, सरस्वती को रिवाइव करना है इसका काम मुख्य रूप से। अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ये आपको देखना है कि यहाँ फॉरेस्ट कैसे हैं। फिर आपका नेशनल पार्क, तो एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है हरियाणा में कलेसर। कलेसर की जो आपका फीचर्स हैं यहाँ पे कलेसर में एक जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है, जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है लाल जंगली मुर्गा। फिर दूसरा यहाँ की जो आपका सोइल है वो कैसी है, मिले निर्भय सर से आप लोग। तो सोइल जो है आपका पथरीली और रेतीली ये मिट्टी पाई जाती है और उसका लोकल नेम है चो। इसका लोकल नेम है चो, CHOE, ये आपसे इम्पोर्टेंट है। और आम और चीकू के बाग हैं। और टूरिस्ट स्पॉट कौन सा है, मोरनी हिल्स है, इसमें टिक्कर ताल है, ये दो ताल है आपका, दो लेक कह सकते हैं आप इसको। फिर पिंजौर गार्डन है यहीं पे, इसी में आपका जो मैं बता रहा हूँ आपको शिवालिक हिल्स में। पिंजौर गार्डन में बेसिकली यादवेंद्र गार्डन इसका नया नाम है, इसको रिवाइव किया था यादवेंद्र महाराजा यादवेंद्र द्वारा, इसका नाम यादवेंद्र गार्डन पड़ा। ये 17वीं सेंचुरी में जो है आपका डेवलप हुआ था और ये जो डेवलप किया गया था फिदाइन खान के द्वारा डेवलप किया गया था, इसका बनाया गया था, ये मुगल शैली में है। और अभी जो इसको रिवाइव किया गया था, तो ये रिवाइव किया गया था यादवेंद्र जो आपका महाराजा है पंजाब के, तो उन्होंने किया था, इसका नाम यादवेंद्र गार्डन भी है।
और फिदाइन खान द्वारा इसको बनाया गया था, मैंने आपको बताया। और इसमें मैंगो जो आपका फेस्टिवल है, आम मेला, वो ऑर्गेनाइज होता है जुलाई के महीने में। ये पूछ सकता है कि मैंगो मेला कहाँ आपका ऑर्गेनाइज होता है, तो आपको बताना है कि मैंगो मेला जो है आपका आपका लगता है वो पिंजौर में है। पिंजौर में आपको बता देना है कि ये मैंगो मेला है। फिर यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इस एरिया में, जो मैंने आपको बताया, तो वो है आपका वीर शिकार गाह। एक आपका वीर शिकार गाह है, ये पंचकूला में पिंजौर में ही है। और यहाँ जो वल्चर कंजर्वेशन है वो होता है, उसकी ब्रीडिंग भी होती है। मतलब ये एशिया का फर्स्ट है आपका जो वल्चर कंजर्वेशन है। और दूसरा है खोल ही रायतान। खोल ही रायतान ये भी आपका मोरनी हिल्स के पास है। और इसमें एक आपका बार्किंग जो आपका डियर होता है, भौंकने वाला हिरन, वो इसके एक बेसिक फीचर्स हैं आपका। तीसरा जो आपका, मैंने अभी ग्लेशियर थोड़ा सी देर पहले बताया था, ग्लेशियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मैं मिस कर गया था, हाथी। तो हाथियों का जो कॉरिडोर है यहाँ पर है, जो आपका उत्तराखंड से जाके मिल जाता है राजा जी नेशनल पार्क से। फिर शिवालिक के लिए आपका शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया था 1993 में। तो शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड का हेड ऑफिस पंचकूला, और इसके जो आपका चेयरमैन है आपका हरियाणा के सीएम होते हैं। तो ये आपको देखना है, पदेन अध्यक्ष होते हैं इसके आपका सीएम। जुडिक्शन जो है आपका वो तीनों डिस्ट्रिक्ट में ही है, पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर। मेन रीजन काम क्या है इनके, जो सोइल कंजर्वेशन है, मृदा संरक्षण है, क्योंकि इरोजन जो होता है इस एरिया में वाटर से होता है। फिर आपका वाटर मैनेजमेंट, उस एरिया में आपका पानी तो लगभग बह ही जाता है। फिर इसका एस्टेब्लिशमेंट 1993 में। अब ये जो भी प्लान बनाता है इसको एग्जीक्यूट कौन सी बॉडी करती है, ये आपका एक प्रश्न और हो सकता है। इसको एग्जीक्यूट करती है शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी, जो आपका इसका हेड ऑफिस है अम्बाला में। हाल फिलहाल में 2025-26 में ऐसी कौन सी आपका प्रोजेक्ट्स हैं जो आपका यहाँ आपका डेवलप हो रहे हैं। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है एआई मिशन। हरियाणा सरकार का एक एआई मिशन है जो गुरुग्राम में आपका डेवलप किया जा रहा है, उसके साथ साथ पंचकूला। तो पंचकूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एआई मिशन के लिए, क्योंकि आपका शिवालिक जो डेवलपमेंट बोर्ड है और उसकी एजेंसी है शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी, उसको क्रियान्वित किया जा रहा है उसके द्वारा। दूसरा जो है आपका सरस्वती का कायाकल्प हो रहा है, रिनोवेशन हो रहा है सरस्वती का, ये की इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरा यहाँ पे एक है आपका पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल, जो दिसंबर में पिंजौर में ही आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बाद यहाँ का जो कल्चरल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, तो कल्चरल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस में जो आपका है, तो वो है आपका कपाल मोचन आपका। तो कपाल मोचन बहुत इंपॉर्टेंट है। कपाल मोचन आपका यहाँ पर सारे पाप धो जाते हैं, और पाप धोने के साथ साथ में यहाँ पे भंगनी साहिब की जो लड़ाई लड़ी गई थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी आ रहे थे तो रास्ते में इन्होंने कपाल मोचन में ही अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे। वो उनको दिया तो इससे कहते हैं कि बहुत पवित्र एरिया है कपाल मोचन का। ये यमुनानगर नगर में है, बिलासपुर में। तो करवा ही लो। तो दूसरा जो है आपका यहाँ पे अगर हम बारिश की बात करें, तो बारिश जो आपका हरियाणा की सर्वाधिक होती है, उसको हम कहते हैं, एक चेरापूंजी से हम कंपैरिजन करते हैं। तो चेरापूंजी ऑफ हरियाणा अगर आप कहें तो चेरापूंजी ऑफ हरियाणा, तो वो आपका एरिया है छछरौली यमुनानगर में। तो उसकी कंपैरिजन होती है, जो आपका चेरापूंजी है तो मासिन राम में, आप सबको पता है आपका जो सबसे ज्यादा बारिश आती है वो मासिन राम में है, बट हरियाणा में चेरापूंजी है। तो इस एरिया में सर्वाधिक बारिश आती है। और यहीं से जो है आपका जस्ट आपके आने से 2 मिनट पहले यमुना का भी जो आपका फ्लो है, यमुना रिवर भी आपका जाती है। और यमुना जो है आपका जब यहाँ से निकलती है तो एकमात्र जो सदाबहार नदी है वो हरियाणा की बस यही है। जो आपका हरियाणा की नदी है ये एकमात्र नदी है आपका जो सदाबहार है। अब आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, मैक्सिमम इंटरव्यू आपका हिंदी में चलेगा। इस बात को आप बिल्कुल 100% कंफर्म होके जाइए। टर्मिनोलॉजी का आप इंग्लिश में बोल सकते हो, बट आपको एट एनी कॉस्ट जो इंग्लिश की फ्लुएंसी है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
जो इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट होंगे, साथ बहुत आता बट है। आपको उस फ्लुएंसी आज को तक वहाँ नहीं देखी कंट्रोल और फिर करना बात पड़ेगा, करेंगे। नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे वो। उसका एक रीजन है। आप सोचेंगे कि भाई कैसे नहीं करेंगे, इंग्लिश के लिए तो हमारा बहुत पॉजिटिव है। हमारा एग्जाम इंग्लिश मीडियम में भी हुआ था अधिकतर बच्चों का, और इंग्लिश मीडियम के अधिकतर बच्चों का क्वालिफाई भी होता है, ये एक फैक्ट है। बट ये लोग खुद जब भी आप चढ़ा इंटरव्यू देंगे बोर्ड में चढ़ाना। जाते हो तो उनको ये पता है कि जो रीजनल एरिया में कॉलेजेस हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, तो वहां तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, वो भी कितना 30%, 40%, नहीं, मैक्सिमम वो तो 40% 6 मैं बोल बोला रहा था हूँ, ना, वो तो जो 6 आपको बोल के गया अंडरस्टैंड था कर ना। पाएगा, समझ पाएगा। तो इसलिए अपने तो दे दो फिर उसे। लैंग्वेज पर दे दो फिर काम उसको। करना बहुत ज्यादा नहीं, जरूरी अगर है। 4 मतलब आप बोल रहे तो सोचें कि दे दो कहीं फिर उसको। मैं तो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश में ही चलूंगा या चलूंगी, ऐसा नहीं होगा। अगर 4 भी तो मान गया तो दे दो। कोई इस चीज को नोट करना आपको कि अपनी लैंग्वेज पर, अपने लैंग्वेज पर काम करना आपको। तो लैंग्वेज मैंने आपको बताई कि जाला वगैरह मैक्सिमम आपको निकाल दिया देखो। मोस्ट प्रोबेबली हिंदी में ही आप प्रेफर कीजिएगा, नहीं तो नेगेटिव आपने होने में देख आपको लिया टाइम ना, नहीं लगेगा। कर्ज आपने जी आप देख एक लिया बार ना म्यूट कर सफाई लीजिए, का कर्ज पूरा। जी आप म्यूट नहीं है। ओके सर, सीढ़ी साफ करवाई हाँ थी जी, क्या थोड़ी थैंक बहुत? यू। तो दूसरा जो है आपका इस एरिया में जो जब हमारा था बातचीत ना करते हैं तो वो मैंने कर बारिश आपको बताई कि हाँ बारिश हाँ जो है हाँ। आपका सर्वाधिक यही होती है हरियाणा में, और चेरापूंजी जो है आपका मैंने बताया आपका हरियाणा का छछरौली। इन बिटवीन मैंने आपको थोड़ी सी लैंग्वेज के बारे में बातचीत की वो। उसके बाद हम देखते हैं अरावली का। तो अरावली जो है आपका आपका हरियाणा के दक्षिण, साउथ और साउथ वेस्ट में है। मतलब इस चीज को ध्यान रखिएगा। और हरियाणा का जो टोटल एरिया है, जो रूम की सफाई बता रहे थे, हाँ मतलब जो था कह रहे थे वही है, कह रहे थे 5 बजे तक कह रहे तो हैं। हरियाणा में जो आपका ये टोटल एरिया है आपका 3.09%। क्योंकि हम लोग आए जब से पागल हो गए। और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह। छोड़ के जाने कई बार आपसे पूछेगा मेवात बोल देंगे आप, उसमें 6-7 तो मेवात का नया नाम नूह है, कई बार पूछा गया है। और यहीं से एक प्रश्न और बनेगा मेवात को लेकर के कि एक स्पेशली एजुकेशन के रिगार्डिंग आपका पीजीटी, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए अलग से जो है आपका एक कैडर बनाया गया है, अलग से एक कैडर बनाया गया है। तो वो कैडर जो है आपका मेवात कैडर है। वो क्यों बनाया गया है, यहीं से एक पर्सन क्रिएट हो जाता है। जब जैसे आप मेवात नाम लेंगे तो उसको स्ट्राइक करेगा, तो उसका रीजन क्या है कि मेवात हरियाणा का सबसे शिफ्टिंग का सोशली बताओ कैसे बैकवर्ड, करोगे? इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है, रियल बात बता रहा हूँ। सोशली और कितने लोग इकोनॉमिकली। आए? का काम है। तो वहां पर गाड़ी, एजुकेशन सब अच्छी हो काम कर दूंगा। और वो सोशली अपलिफ्ट हो, 4,000 खास करके वुमन 5,000 एजुकेशन। में भी हो जाता, अच्छी बात है। तो वो जो है आपका, इसलिए वहां पर हमारा ही काम नहीं आपका ये बनाया गया है। बैठे रहते तो सोचते हैं बैठने से बढ़िया कुछ ये आपको मैंने बताया कि एक कैडर बनाया गया है, हरियाणा का कैडर, ये इसलिए बनाया गया है। दूसरा प्रश्न वहां से तुरंत आ जाता है कि क्या वहां पर मुस्लिम जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए वहां पे आपका ये एजुकेशनल या सोशल बैकवर्डनेस है। तो आपको डायरेक्ट नहीं बोलना है कि हाँ उसी के कारण। तो फिर अगला प्रश्न आएगा कि केरला में ऐसा क्यों नहीं है, फिर केरला में भी तो मुस्लिम पॉपुलेशन। तो वहां पे जो आपका एग्रीकल्चर का प्रभाव होना, वहां पे इंडस्ट्रीज का ना होना, वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ना होना प्रॉपर, वहाँ रेलवे की लाइन का ना होना, दिल्ली के नजदीक रह करके भी, दिल्ली के नजदीक होकर के भी उसका डेवलपमेंट ना होना, तो वो कुछ बेसिक रीजन आपको बताने जो आपका सोशली आपका रीजन हो सकते हैं, पॉलिटिकली हो सकते हैं, इकोनॉमिकली हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं। कि लोगों की मेंटलिटी भी ऐसी है कि आपका बच्चों को हरियाणा में ही खास करके लड़कियों को खास करके बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता था, एग्रीकल्चर में ही ज्यादा आपका रखा जाता था कि जल्दी शादी कर दो। तो वो आपका मजदूर हमारे लिए कहाँ हो? हमारी मजदूरी का काम करेगा, हम भी लगे थे, हम 200 रुपए हम भी ये जो है आपका चीजों को बताना आपको। अब मैं आपको बता रहा था मेवात के अंदर है एक आपका एरिया में बता रहा था भिवानी चरखी दादरी। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसके लोकल नेम पूछेगा, और दूसरा ये पूछेगा किस प्रकार की पहाड़ियां हैं, बची कुची है, रेसिडुअल है। तो ये बची कुची है, इरोजन की जो आपका शक्तियां हैं, बर्तन की जो शक्तियां वो बहुत ज्यादा काम करती हैं, उत्थान नाम मात्र का है ही नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हो। फिर डेविस और बैंक का मॉडल आपसे जोड़ सकता है यहाँ पे, और डेविस बैंक का मॉडल तो आपका जैसे हिमालय है वहां भी जोड़ सकता है और यहाँ भी जोड़ सकता है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। दूसरा इनका रीजनल नेम क्या है,
जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं उनका रीजनल नेम, तो एक तो है ढोसी की पहाड़ियां जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यार ये बड़ा महंगा दे वो दिया। आपका है महेंद्रगढ़ के नाम। बढ़ा के नहीं दे सकते तो उसमें भी कम एक गांव है नहीं कुलताजपुर, बनाना। इतना ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं वैसे, बस आपको महेंद्रगढ़ में बताना है। कुछ के नहीं मैं और यहाँ एक आपका बहुत फेमस मंदिर है, वो जो मंदिर है आपका जब बात वो, करें और एक आश्रम, मंदिर भी और एक आश्रम भी है, लो ले लो भैया लो। वो च्यवन ऋषि का आश्रम। च्यवन वही च्यवनप्राश अब जिसको जब कहते बुलाया हैं, तो जिसको हम वो काट देना के है जवान ना। रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो कोई नहीं रख लो, आप लोग रखो। चलो। तो वो जो है आपका एक आश्रम है च्यवन ऋषि का। दूसरा इसका एक और नाम है लोकल मेवात की पहाड़ियां। मेवात की पहाड़ियां आपके डिस्ट्रिक्ट पूछे तो नूह में, मैंने बताया था कि मेवात का नया नाम नूह है। भैया ने बोला नहीं था कि फिर एक है इंदौरी की पहाड़ियां, इंदौरी की पहाड़ियां भी साफ नूह साफ में से ही बोला है, था आप लोग। और यहीं से एक सीधा रिवर सीधा आपका आती है इंदौरी, इसी के नाम पर आपको इसका दिलवाया नाम ना मैंने, साफ साफ दिलवाया तो सही। देखो दूसरा जितनी भी मेरे तोशाम से की बात हुई पहाड़ियां। थी मैंने उतना आप लोग को दिलवा दिया है। तो शाम की है, मेरे से उन्होंने बोल के ये भेजा था भिवानी में है, 700 ग्रेनाइट पत्थर मिलता है। एक और है उसके पास में खानक, उन्होंने टोटल 700 KHANAK, खानक की पहाड़ियां, खनक भी बोल देते हैं कई बार, वो बस पार्टिकुलर नाम खानक है। आप लोगों का। हरियाणा में जो ओरिजिनल नेम लिया जाता है उसका क्षेत्रीय नाम है खानक, बट कहीं खनक लिखा मिलेगा आपको, वो नहीं बताना, खानक बताना है। उन्होंने बिना मतलब की बात वहां से बेसिकली आपका इलीगल माइनिंग होती है अरे तो खाना ज्यादातर। क्यों खिलाया? फिर एक नाम है टांकरी की पहाड़ियां, नहीं खिलाना था। तो 4 टांकरी की घंटे पहाड़ियां हैं, वो किसी को लंच करवाओ। आपका है रेवाड़ी में। तो ये इनके रीजनल नेम्स हैं भाई, जब आपसे पूछा जाए कि इनके रीजनल नेम क्या है तो आपको बता देना है। बंद है मत लो सबके यार में पता नहीं कहां से से जब हम नीचे की तरफ तो स्लोप आपका बढ़ता चला जाता है। इसमें आपको 4 पार्ट बताने होंगे, एक भाबर, एक तराई, एक आपका बांगर, एक खादर। तो भाबर तो नेचुरल सी बात है कि जो फुट हिल्स आपका शिवालिक की हैं, तुम रुक नहीं सकते क्या? तुम्हारी कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? तो जो भाबर जो है आपका, वो तो आपको पता है कि जो शिवालिक की फुट हिल्स है वहां है, वहां नदियां आपका विलुप्त हो जाती हैं। तो एक तो वो है आपका, वहां नदियां विलुप्त हो। दूसरा जो है आपका, वहां से जब नदियां बाहर आती हैं तो गाद वगैरह तो वो आपका लेकर के आते हैं, तो उसको तराई का एरिया कहते हैं। वहाँ पे गेहूं, चावल, गन्ना, ये आपका एग्रीकल्चर बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा होती भी है। फर्नीचर वाला रूम भेजा था जिसमें टीवी लगी और थी। फिर जो है आपका हम देखेंगे तो भाबर का एरिया, भाबर के बाद में जब हम कह रहे हैं तो तराई, तराई के बाद है बांगर। कितने का? तो पहला तो आपको भाबर का एरिया पूछ सकता हूँ किस किस डिस्ट्रिक्ट में आप बताएंगे, तो नेचुरल सी बात है कि जहाँ मैंने आपको शुरुआत में शिवालिक बताया था, तो उस एरिया में जो है आपका एरिया पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर में आपको भाबर का बताना है। रूम दिलवा के क्या फुट हिल्स में तराई जो है आपका जस्ट नीचे आएंगे उसी में जहाँ नदियां बाहर आती हैं, तो यमुनानगर का साउदर्न पार्ट, कुरुक्षेत्र का कुछ पार्ट और अम्बाला का कुछ पार्ट। तो ये जो आपका तीनों को जब आप बताएंगे तो कि तीनों डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें आपको ये बताना है आपका कि भाई ये यहाँ तराई है तीनों डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ फसल कौन सी है, धान और गन्ना, जिसको जीरी भी बोल देते हैं देसी भाषा में। अब इसी को आपका हरियाणा सरकार कह रही है कि भी डायरेक्ट लगाओ और दूसरा कम लगाओ। पानी बचाओ मेरा पानी मेरी विरासत एक स्कीम भी चलाई गई है, उसमें डोनेशन भी दिया जा रहा है सरकार द्वारा 6,000 रुपए। फिर आपका बांगर आपका आता है नेक्स्ट। बांगर बेसिकली और खादर दो पार्ट हैं। खादर मीन्स जहाँ पर आए यूजुअली आपका फ्लड आती रहती है, और जो बांगर है जहाँ पे आपका यूजुअली बाढ़ नहीं आती। कई साल हो गए, 95 में आई थी। अगर आपसे पूछें कि बाढ़ कब आई थी तो 95 में आई थी, उसके बाद से बाढ़ नजर नहीं आती है। हाँ विवेक जी, तो आपको जब खादर बताएंगे तो बहुत आसान है खादर को बताना। अच्छा आप कहेंगे बार बार तो हरियाणा में कहीं बाढ़ आती नहीं, कोई बात नहीं। 95 में बाढ़ आई थी तो आप कैसे कह रहे हो कि खादर का एरिया है। तो आप बताएंगे कि यमुना के साथ साथ का जो एरिया है, जो यमुनानगर में है आपका, यमुना के साथ साथ करनाल में है, पानीपत में है, जैसे पानीपत के शहर के आसपास, समालखा वगैरह के आसपास, सोनीपत में जैसे राई वगैरह के आसपास, फरीदाबाद में है, पलवल में है। तो बिल्कुल जहाँ से यमुना जा रही है उसके आसपास के जो ब्लॉक्स हैं उस एरिया में ये आपका खादर है जहाँ बाढ़ आती रहती है। मतलब
यमुना में जब आपका मानसून में आपका ओवर फ्लड होती है, आपका जो है आपका ओवरफ्लो होता है, तो उसके बाद जो अपने किनारे तोड़ करके ये आसपास बहती है, तो फिर वो बाढ़ आ जाती है। 50 तो ये खादर है, मतलब बिल्कुल सिंपल है कि खादर कहाँ है, उसमें कुछ सोचना नहीं। नदी के साथ साथ, खास करके कौन सी नदी के साथ साथ, तो मैंने आपको बता दिया कि यमुना के साथ साथ, क्योंकि सदाबहार एक ही नदी है। फिर आपसे पूछा घग्गर के पास क्यों नहीं है। अगला प्रश्न हो सकता है कि घग्गर के आसपास ये जो खादर का एरिया है वो क्यों नहीं है। तो आपको बताना है कि घग्गर के आसपास बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि घग्गर सीजनल रिवर है, कोई एवरग्रीन रिवर नहीं है, और मानसून के टाइम में आता है और बहुत कम बाढ़ आती है, मतलब हाल फिलहाल। हाँ, थोड़ी बहुत अगर बाढ़ आती भी है तो वो आपका उस एरिया में जो आपका एंक्रोचमेंट वगैरह हो गया उसके कारण आ जाती है, बाकी नहीं आती। तो फिर बांगर का एरिया, बांगर में आपको हाँ जैसे विवेक जी। जो भी डिस्ट्रिक्ट बताएं आप, जैसे करनाल भी है, हमने करनाल जब का हम इंटरनल बात की पार्ट है, उनसे उस पर पानीपत का इंटरनल 12,000 जो पार्ट है, टीवी डाइनिंग टेबल सोनीपत सब का जो था इंटरनल ना पार्ट है, जिसमें फरीदाबाद भी पूरे है, समझे फिर पलवल भी है, एसी वगैरह जींद सब है, हाँ 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 हिसार है, रोहतक है, कैथल है। तो जींद, हिसार, रोहतक, कैथल, हिसार का कुछ पार्ट रहेगा उसमें जो राजस्थान की तरफ चला गया वो एक पार्ट नहीं, महीने से जो पार्ट जींद की टोटल तरफ से 24 लगता दिन है। का जो रहेगा वो जैसे आजकल तो हांसी डिस्ट्रिक्ट हो गया कर, तो आप हांसी कहिएगा मतलब हिसार के लिए, 12,000 जैसे रेंट रहा तो हांसी इजीली कवर हो जाएगा। 12,000 रुपये तो उनका हिसार का जो पार्ट बच गया वो अब थोड़ा सा आपका वो जो राजस्थान का एरिया है आपका, जहाँ सैंड ड्यून्स वगैरह है, और रेतीली उसका मिट्टी है, कॉर्पोरेट चार्जेस का वो बालू करेंगे मिट्टी है, तो वो 50%, उस तरफ लेकिन जाता आपका है। वो 50 नहीं तो 4 तो तक ये होने जो होगा, एरिया है 4,000 आपका तक आप करवा दीजिए जींद, हांसी, रोहतक और टोटल कैथल, हाँ। ये तो प्योरली वो आपका 28 बांगर है, है, लेकिन अभी आप बुकिंग के इसको लिए कह ना सकते हो। आपको और उसमें सोनीपत से का जैसे मान के गोहाना चलिए का कि आसपास का एरिया, 7-8 हज़ार तक देना आप पड़ेगा उसको कह बुकिंग सकते हो। चार्जेस। कि खरखोदा के आसपास के एरिया जो आईएमटी लग रही है अभी, इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप, वो एरिया। ठीक है, तो कब और आएंगे करनाल आप का अभी? जो एरिया है असंध के आसपास का एरिया, तो वो आपका बांगर में आएगा। तो एक तो ये हमारा 3 बजे जो इम्पोर्टेंट था, मैंने अभी स्टार्ट किया 3 तारीख को सॉरी। कि ये था। अच्छा दूसरा, 8 हम बजे इसी में आप आपको मैं अपना रिवर वाला सिस्टम स्कैनर दूंगी देखेंगे। आपको, ठीक तो है? दोनों आपका मैं बुकिंग करा ले रही हूँ, आपको मैंने यहाँ बता पे दिया कि रजिस्ट्रेशन शिवालिक में और कैसे करवा लेते अपना? हरियाणा में दूसरा जो पार्ट है आपका शिवालिक के साथ साथ जो 8 अरावली बजे है, आएंगे यहाँ पे? और अरावली का भी मैंने आपको विस्तार में बताया कि किस किस एरिया में है आपका अरावली, मतलब 8 बजे आप वो हमको आपको कॉल मैंने करेंगे बताया। तब तो अब पेमेंट थोड़ा सा करेंगे, हम यही ये कर रहे हैं देखेंगे जो हरियाणा में रिवर सिस्टम है। ना? हाँ ठीक है, तो वही तो बोल रही सबसे थी कि पहले मैम तो कम से कम 2 रिवर के बारे में सिस्टम बुकिंग आपको करवा जोड़ लीजिए। के देखना है इंडो हाँ बर्मा कंसेप्ट से, वो आपको पता होना आराम से चाहिए आप बात कर कि इंडो लीजिएगा, बर्मा आराम से कंसेप्ट कॉल क्या कर था। लीजिएगा, कोई इशू नहीं, ठीक तो है। इंडो बर्मा कंसेप्ट आपको पता ही होगा, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं आप। उसके बाद में जब हम देखेंगे कि जो रिवर्स है, तो रिवर्स में सबसे पहले आपका पहले तो पार्ट 2 देखिएगा। 2 आपका है आपका जो समूह है, 2 आपका पोहा तंत्र है, जो रिवर सिस्टम है, मतलब जो 2 रिवर सिस्टम है आपका, मेरे लिए एक नमकीन नॉर्दर्न ला रिवर दीजिए सिस्टम है 4 आपका। या मट्ठी तो ला दीजिए। नॉर्दर्न मट्ठी रिवर मिल सिस्टम जाएगी? में आपको देखेंगे उत्तरी और पोहा तंत्र, और एक साउदर्न रिवर सिस्टम है। तो पहले तो आप देखिए कि नॉर्दर्न, उत्तरी में आपको यमुना है, उधर तो से आप मिल भी तो जाएगी। चाय लोगे अपने लिए? यमुना बेसिकली एकमात्र अरे ऐसी नदी है जो एक आपका चाय लाओगे और एक मट्ठी पेरनेल है, लाओगे ना, सदाबहार तो है चाहिए ना दादा? और बारहमासी है। 10 रुपए कैसे दे दिए? ओरिजिन तो सबको पता है यमुनोत्री से। हरियाणा में ये ये आपका रुको, इधर आओ दिखाओ। 120 किलोमीटर की बाउंड्री जो शेयर करती है, वो शेयर करती है आपका यूपी के साथ। 2 बैराज हैं, ताजेवाला और हथनीकुंड। ताजेवाला तो अब यूज में नहीं है, बट हथनीकुंड अब यूज में है। ताजेवाला 1873 में आपका डेवलप हुआ था, अब वो यूज में नहीं रहा। और 96 में ये स्टार्ट हुआ था हमारा हथनीकुंड, 99 में। तो हथनीकुंड अभी आपका यूज हो रहा है। और यही ताजेवाला से जो है आप देखेंगे कि 2 रिवर आपका निकाली गई है, सॉरी कैनाल निकाली गई है। एक जो कैनाल है वेस्टर्न यमुना कैनाल, एक कैनाल है ईस्टर्न यमुना कैनाल। तो जो वेस्टर्न यमुना कैनाल है वो हरियाणा के लिए, और ईस्टर्न है वो यूपी के लिए है। तो वेस्टर्न यमुना कैनाल जो है आप देखेंगे तो हरियाणा के कहाँ से आप जा रही, वो कई बार पूछ सकता है आपसे। और वो किसने आपका एस्टेब्लिश की थी, तो आप फिरोज शाह तुगलक से उसको स्टार्ट करेंगे। जब मैं कैनाल सिस्टम कराऊंगा आपको, तो आपको मैं सारा बता दूंगा कि कौन सी कैनाल कहाँ है, वो सारा पता चल जाएगा। आपको कैसे तो पता? अब जो है आपका इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है आपका सोंग और थापना। तो 2 आपका इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये जो बाउंड्री बनाती हुई
किस किस जिले के साथ जा रही है। जैसे मैंने भी आपको जब खादर बता रहा था तो वो आपको क्लियर हुआ था कि यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, और पलवल से हसनपुर से ये यूपी में चली जाती है आपका। उसके बाद जो है आपका ये हरियाणा से बाहर हो जाती है। फिर दूसरा है आपका घग्गर रिवर सिस्टम। तो उत्तर में आपका दो भाग देखेंगे हम। अगर ले आप आना उत्तर दो। में देखें तो उत्तर में हाँ, दो भाग भूख लग रही है देखेंगे। बहुत एक जो है आपका जो गंगा की तरफ आ जाता है, और एक जो है आपका जो सिंधु रिवर सिस्टम है उसकी तरफ चला जाता है। तो उसमें घग्गर इंपॉर्टेंट है। ये भी शिवालिक से आती है, मेरा हिमाचल से जैकेट आपका पड़ा है, इसका इसको भी ओरिजिन रख है। दो। अगर चूर होगा तो पंचकुला में जब हरियाणा में प्रवेश करती है तो ये बाउंड्री बनाती हुई अरे क्या बताओ तुम। आपका पंजाब से बाउंड्री बनाती हुई चलती है। मुस्लिम इनक्वायरी तुम कन्वर्ट कर जाती है यार मुस्लिम सा उसको। तो वहाँ अंदर ये जो है आपका पांड्या है उनसे ये रिवर जो है आपका कहाँ कहाँ से आपको जा रही है इसको देखना है। पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, तो सिरसा और हिसार। तो ये यहाँ से जो आपका जाती है। इसके ऊपर एक लेक भी है, धानूर लेक। धानूर लेक है, और एक बैराज है, ओटू बैराज, उसी के पास ही है वो। ओटू बैराज के पास ही लेक है। तो ओटू बैराज के पास ही जो ये लेक है आपका, इसको धानूर लेक भी आपका ये वहीं पर है। इसका नाम जो है आपका ताऊ देवीलाल के नाम पर रखा गया। चौधरी आपका जो देवीलाल जी थे, ताऊ देवीलाल वियर, चौधरी देवीलाल वियर करके रखा गया है। यहाँ पे आपका एक टूरिस्ट सेंटर भी बनाया गया है, तो उसका नाम बदल दिया गया है ओटू बैराज का। अब घग्गर को जो है आपका रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है। जैसे कोसी है आपका बिहार में, तुम ही बता रहे तो थे। यहाँ भी ये रिवर ऑफ कर सोरो तो है। रहे हैं, तुम और मैं ही करेंगे तो ना, रिवर ऑफ सिर्फ सोरो मुझे मीन्स करना की है। आपका पहले बाढ़ आती थी प्राय, यूजुअली बाढ़ आती थी, बट अब ऐसा नहीं है। ये बात और करते करते 1.5 साल बीत गए। उसके बाद जो है यहाँ पे एक रिवर और है आपका, इसी की ट्रिब्यूटरी है, कौशल्या। यहाँ कौशल्या डैम है। तो कौशल्या डैम की एक विशेषता है, जिसकी बहुत मेन फीचर है आपका, ये पंचकुला में ही है आपका कौशल्या डैम। तो ये लैंडफिल डैम है, मतलब तो ये लैंडफिल डैम है। इससे आपसे पूछ सकता है कि कौशल्या डैम का क्या आपका इंपोर्टेंस है। 2008 में स्टार्ट हुआ था, 2012 में बन गया। तो ये पंचकुला में पिंजौर में है, साइंस एंड टेक का बैच जो तो स्टार्ट वहाँ इसको आप पीने का पानी है। बेसिक साइंस। और एक मैंने आपको बताया था कि इसकी रिवर है आपका जो ट्रिब्यूटरी है यमुना की, एक मैं आपको बताना भूल गया था, तो थापना है। वो पढ़ा थापना जो आपका एकमात्र अपने आप प्रवाहित होती है, स्वयं उद्गम हो जाती है इसका नदी का, इसकी खासियत है। ये यमुनानगर से इसका ओरिजिन होता है अपने आप। फिर आपका जो घग्गर है उसकी ट्रिब्यूटरी है आपका मारकंडा। घग्गर की सहायक है चीका, कैथल। चीका एक जगह है आपका, गोला चीका पंजाब की तरफ, कैथल में परी हरियाणा में, वहां मिल जाती है। इसका नाम अरुणा है। इसका जो लोकल नेम है वो अरुणा है। यहाँ ले आते मेरे पास खींच के, कैसे भी कह देते निशा अंजुम मैम बैठे अंदर, चलो। इसका जो लोकल नेम है वो अरुणा है। अरे और इसके जो आपका ट्रिब्यूटरीज है, मेरा नाम मारकंडा की ट्रिब्यूटरीज, वो टांगरी और बेगना, बोल दिया करो, कुछ भी तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और इसके ऊपर एक बहुत फेमस मंदिर है, फरजाना बोल दो, मार्कंडेश्वर महादेव भोलेनाथ का। ये जो शाहबाद मारकंडा है उसी में है ये मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर है, शिव मंदिर है। फिर जो आपका टांगरी रिवर है, घग्गर और मारकंडा के बीच में उद्गम होती है। इसका दूसरा नाम डांगरी भी है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो आपका मैंने बताया डांगरी भी है। फिर सरस्वती हम बात कर रहे थे कि नदी तमा है, आदि बद्री से इसका ओरिजिन है, और वेदों में इसको सेक्रेड रिवर कहा गया है। अगर आप वेदों में इसकी बातचीत करेंगे तो इसको सेक्रेड रिवर कहा गया है। और इसको जो है आपका खोजा गया है मुगलावली में, यमुनानगर में इसको खोजा गया है। और चैतंग इसकी एक सहायक नदी है। चैतंग जो है आपका इसकी सहायक है, ट्रिब्यूटरीज है। और सरस्वती को आपका कई बार दर्शदवती भी कह देते हैं। सरस्वती दर्शदवती के बीच का जो एरिया है वो कई बार पूछ सकता है आपको, ब्रह्मवर्त का एरिया है। ब्रह्मवर्त मीन्स आपका गॉड के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा बसाया गया क्षेत्र। तो ब्रह्मा के द्वारा बसाया गया क्षेत्र है। फिर आपको जो नदियां हैं आपका, जब हम साउथ में चलेंगे तो ये दोहन व कृष्णावती नदियां, अगर आप दक्षिण हरियाणा में जाएंगे
तो ये सारी नदियां आप देखेंगे तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो ओरिजिन आपको अरावली हिल्स से, अलवर के आसपास से, सीकर के पास से। तो अलवर सीकर से दोहन और कृष्णावती नदियां हैं। और हरियाणा में जो आपका हमीरपुर और दोस्तपुर एक गांव है आपका नारनौल में, या रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, यहाँ से प्रवेश करती है और नारनौल के आसपास आकर के समाप्त हो जाती है। तो ये आपका जो है बहुत ही छोटी छोटी सी नदियां हैं, और लगभग आपका थोड़ा बहुत पानी कभी आता है तो बस बारिश के टाइम, नहीं तो लगभग आपका समाप्ति समझ लीजिए इनको। एक साहिबी नदी है, साहिबी नदी आपका अरावली से सीकर के पास से ओरिजिन होता है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज है सोता, और एक छोटी सी ड्रेन है जिसको नाला भी कह देते हैं, कोट कासिम। और फिर इसके आपका जो है दूसरी नदी एक है आपका इंदौरी, रेवाड़ी में आपका प्रवेश करती है आपका हरियाणा में, और ये आपका झज्जर, पटौदी, रेवाड़ी, बावल, इस एरिया में आपका पानी आता है इसका। बट अब दिक्कत ये है कि पानी है ही नहीं, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पानी है ही नहीं। मतलब अब इसमें मैंने कहा कि केवल और केवल उस सीजन में ही आएगा जिसमें आपका बारिश आएगी। बस यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है मसानी बैराज। तो एक बैराज है आपका यहाँ पे मसानी बैराज। फिर आपका इसमें जो बांध हरियाणा में डैम है और बैराज है वो कहाँ कहाँ है, तो एक तो मैंने आपको यमुना में करा रहा था, तो हथनी कुंड बैराज कराया मैंने आपको। एक ताजे वाला मैंने करा, हथनी कुंड 96 में स्टार्ट हुआ, 99 में कंप्लीट हुआ। ताजे वाला मैंने आपको बताया था कि भाई कब आपका बना, तो 1873 में, और दोनों का नहरें आपका निकाली गई, एक यूपी के लिए एक हरियाणा के लिए। तो हरियाणा के लिए वेस्टर्न, यूपी के लिए ईस्टर्न। तो दूसरा ताजे वाला सेवा में नहीं है, पथराला बैराज, एक बैराज और है पथराला, यमुनानगर में है। ये सोम नदी है, यहाँ पे है आपका है यमुना की आपका ट्रिब्यूटरीज है, उसके ऊपर है आपका। तो एक ये आपको ध्यान रखना है जो आपका बैराज है, या वो है ओटू बैराज है। फिर एक आपका सिरसा में मैंने आपको बताया था कि आपका सिरसा में जो इसको धानूर झील भी आपका पास में, इसके पास में, और चौधरी देवलाल के नाम पर चौधरी देवलाल वीर नाम रखा गया इसका। फिर एक कौशल्या डैम आपको मैंने बताया था, ये लैंडफिल है आपका, अर्थफिल डैम भी कहेंगे आप इसको, की मिट्टी से आपका बना है, एक आपका तटबंध है, और इसका मुख्य काम होता है आपका पेयजल, वो इसका काम है। एक अनंगपुर बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद में, बड़खल लेक के पास। तोमर एक किंग थे आपका, तोमर राजा अनंगपाल, यहाँ इसने बनाया था। ये हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक बेस्ट आपका जो एग्जाम्पल है, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर मसानी बैराज मैंने आपको बताया था, साहिबी नदी पर फ्लड कंट्रोल करने के लिए इसको जो है यूज किया जाता था। अब देखिए मैंने जो एरिया आपके डिस्कस किए, जो एरिया मैंने डिस्कस किए, इसमें रिवर आपको बताया है, बैराज, डैम बताए हैं, या फिर अरावली है ये बताया है, शिवालिक का एरिया है वो बताया है। तो एक तो कल जो है आपका और जो पार्ट होगा ज्योग्राफी का, मैं आपको वो बताऊंगा। और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इंटरव्यू को कोशिश कीजिएगा कि हिंदी मीडियम, या बीच बीच में आप थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी यूज कर लीजिएगा बाइलिंगुअल, एक वो चीज। तो दोनों चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना आप लोगों को। दूसरा, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं पूछेगा वहां पर कि कोई आपको ये कहे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो कोई जरूरत नहीं आपको बताने की, आपका नाम, आपका स्टेट, वो नहीं है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कि आपकी कई बार वो ये पूछ सकता है कि आप अपने बारे में, एजुकेशन के बारे में बताइए आप अपने। तो उसमें कई एक पर्सन होता है बच्चों का कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्या बताऊं, मैं बताऊं या नहीं बताऊं? तो मेरा मानना बताइए आप, क्योंकि ये आपकी आपका होता है ना कि प्रोग्रेसिव है आप, इसका मतलब ये है। तो अगर आप प्रोग्रेसिव हो तो बताइए उनको, उसमें कोई इशू नहीं होता है आपका, प्रोग्रेसिव है तो प्रोग्रेसिव है तो बताइए आप। अब मुझसे कोई प्रश्न पूछना है आपको तो एक बार आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कोई पूछ सकते हो आप मुझसे। हाँ जी, हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा टॉपिक जो है उसमें मेरा स्टडी एरिया भी मेंशन है, क्योंकि ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं एरिया आ जाता है। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो क्या मुझे पूरा टाइटल बताना चाहिए या सिर्फ टॉपिक ही बोलूं? देखिए
आपसे आप पीएचडी की बातचीत कर रही हैं? यस सर मेरा पीएचडी का टॉपिक जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन माय सिटी, तो मुझे पूरा उत्तर प्रदेश का वो सिटी बताना चाहिए या फिर सिर्फ टॉपिक ही बोल दूं? आपको सिर्फ ये जो आपका एक बार टॉपिक दोबारा म्युनिसिपल वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बस यहीं तक खत्म कर दीजिएगा। ओके सर। इसके आपको आगे नहीं बोलना है कि भाई आपका मुझे जो आपका ये है ये नहीं है। हाँ ये मेरा इस एरिया का इस जगह की जरूरत नहीं होती आपको, बस आपको टॉपिक का नाम बताइए। इन माय सिटी छोड़ दीजिएगा, ठीक। और पीएचडी जरूर बताइएगा। और इंट्रोडक्शन में जैसे आपसे पूछेगा कि भाई आप अपने एजुकेशन के बारे में बताइए, तो जस्ट आपको बताना है कि भाई आई हैव कंप्लीटेड माय 10th 12th या जो भी आपका है, दिस बोर्ड दिस यूनिवर्सिटी, ये आप बताएंगे। उसके बाद में करंट में क्या कर रहे हो। कई बच्चों की एक आदत होती है, कोई बच्चा ऐसा है आप लोगों में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो? यस सर। कौन कर रहा है? ज्योति जी आप कर रहे हैं? यस सर ऑप्शनल क्या, ज्योग्राफी? यस सर ज्योग्राफी। कहाँ नीतू मैम से पढ़े हो कि किससे पढ़ रहे हो? नहीं सर, मैंने पहले ही ऑनलाइन कर लिया था ऋषिकेश सुधार सर का। ये कहाँ अनफॉर्चुनेटली सर वो पहले इसमें ही पढ़ाते थे शोभा रंजन मैम के यहाँ, ओके, बट अभी वो नहीं है, कोविड के दौरान उनका जो है। यस सर। तो देखिए मेन चीज क्या है, आपको जो भी बच्चा यूपीएससी तैयार करा तो बताना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ यस सर। यूपीएससी या आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पीसीएस बिल्कुल ना बताएं। कारण क्या है, वो बिल्कुल बातचीत करते हैं बच्चे के सामने ही। पॉलिटिकल साइंस में एक लड़की आपका थी मोनिका पन्नू उसका सिलेक्शन हुआ है, हालांकि उसके मेंस में थोड़े नंबर ज्यादा थे और वो ईडब्ल्यूएस थी। तो ईडब्ल्यूएस के कारण उसको जो है आपका 5 5.5 के आसपास नंबर मिला, मुझे लग रहा है। उसके नंबर कम थे। कारण क्या था, हमने उसको कह के भेजा था कि मोनिका आपको एट एनी कॉस्ट ये नहीं बताना है कि मैं जो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। बट कई बार हमारी थोड़ा सा सेखी बगाड़ने की आदत ज्यादा होती है, बोस्टफुल नेचर है। कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो लगता है कि थोड़ा सा मैं इंप्रेशन जमा दूं, मतलब तो क्यों ना वो मुझे प्रेफर करेगा। तो उसने सामने बोल दिया कि आप तो जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तो छोड़ के वहां चले जाएंगे। तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप क्या कहेंगे? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। ये तो सब कहेंगे, बट उनके माइंड में एक परसेप्शन बन चुका है आपके बारे में, ये जाएगी ये जाएगा। ये बिल्कुल ना बताएं। दूसरा एक चीज और है, वो पूछेंगे कि फिर कर क्या रहे हो, तो आप बताना कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पीएचडी कर रही हूँ। जैसे आपकी एज कम है तो बहुत वेल एंड गुड है। मान लो कई बार आपकी एज थोड़ी सी ज्यादा है, गैप आपकी स्टडी में, तो आप बता सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा कहाँ रहे हो? फिर भाई पढ़ा रहे हैं तो या तो किसी स्कूल का आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर आपका स्कूल के साथ साथ में आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई मैं तो बच्चों को जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ अपने एरिया में, मतलब अपने एरिया में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। और आपका वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप बता सकते हैं, वो आपका उसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ में आपका एक ये सेवा हम करते हैं। जैसे गायत्री परिवार का नाम लेते हैं, युवा और सेवा का नाम लेते हैं, तो इससे थोड़ा सा एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। बट उनके बारे में थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, गायत्री परिवार या युवा और सेवा, कोई भी, मतलब आप जो भी आप देखें उनके बारे में बेसिक नॉलेज हो। पर आपको ये ना हो कि आप उनके बारे में बिल्कुल ब्लैंक मिले, तब आप पकड़े जाएंगे। या फिर आप ये भी नहीं बोलना चाहते तो आप बोलिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पढ़ा रहे हो? आप वो देखो कि आप कहाँ पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो। गैप हो तो ज्यादा, मतलब ये जरूर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप ब्लैंक बैठे हो, तो थोड़ा सा वो पॉजिटिव नहीं जाएगा। और कोई प्रश्न आपका? थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई बच्चा है भी जिसको लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? जी सर। हाँ जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हरियाणा में जो इंटरव्यू देते है ना अपना, तो उसमें क्या क्या चीज बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और किस टाइप से इंट्रोडक्शन देना चाहिए। देखिए मैंने अभी मध्य प्रदेश का जो जी बिल्कुल। देखिए मेन चीज क्या है, पहले आप जब एचपीएससी में जाएंगे तो आपको एक मीटिंग लेंगे। आपका जो सेक्रेटरी साहब हैं, वो सेक्रेटरी सर हैं या चेयरमैन भी आ सकते हैं, तो वो आपकी एक मीटिंग लेंगे। मैक्सिमम तो सेक्रेटरी सर लेते हैं, पर फिर भी एक बार बाई चांस कोई भी आ सकता है, कोई बड़ा अधिकारी आएगा, कोई आईएएस आपका चेयरमैन भी हो सकते हैं, वर्मा सर। तो आप
अब कोई भी आएगा तो वो आपको क्या कहेंगे कि आपको अपनी आइडेंटिटी रिवेल नहीं करनी है। बिल्कुल भी आपको आइडेंटिटी रिवेल नहीं करनी है। जब आप अपनी आइडेंटिटी रिवेल नहीं करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि आपका नाम, आपका स्टेट, हरियाणा की ये बिल्कुल नहीं बोलना अजीब होती है ना। आपसे मैक्सिमम अगर वो पूछेगा रिवील को रिवेल। तो आपसे बस जस्ट पूछेगा, आपको कहेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपना परिचय दीजिए। तो आपको बताना फिर यही है आपकी एजुकेशनल। आपको लगता है कि भाई मेरी मार्कशीट डिग्री जो है आपका कोई पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी की है, तो आप उसकी बजाय बता दीजिए कि मैंने 10th इस साल किया इतने आपका ग्रेड के साथ, कितने मार्क्स के साथ, परसेंटेज के साथ। आप ये भी नहीं कहना चाहते तो नॉर्मल बता दीजिए कि मैंने 10th यहाँ किया, फिर उसके बाद 12th आपका, ग्रेजुएशन आपका, ग्रेजुएशन में इतने परसेंटेज मार्क्स थे, फिर आपका पीजी के बाद में एमए, एमफिल, सॉरी पीजी के बाद एमफिल या पीएचडी वो या पीडीएफ वगैरह कोई आप कर रहे हैं तो वो। और बेटर ये है कि जो भी आप कर रहे हैं प्रेजेंट में, खासकर की एजुकेशन से रिलेटेड, वो जरूर बताइए। और पीएचडी करें तो वो जरूर बताइए। कोई जॉब कर रहे हैं तो उस फील्ड में लेकर के जाइए उनको। और दूसरा, आप कंपटीशन के एग्जाम ना बताएं बस उसको कि मैं यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, पीसीएस या कोई और एग्जाम में प्रिपेयर कर रही हूँ। जी सर, मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ और मैंने अभी मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी ना, उसमें इंटरव्यू भी दिया था, तो उसके बारे में बताना है क्या? नहीं, आपको मध्य प्रदेश का कुछ नहीं बताना कि मैंने इंटरव्यू दिया था, बस आपको ये बताना है कि मैंने जो है आपका पीएचडी कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। टॉपिक क्या है, फिर आपको टॉपिक पर आ जाएंगे, वो टॉपिक पूछ लेंगे, टॉपिक से फिर आप तैयार रहिएगा। आपका जितने बच्चे पीएचडी हैं जैसे पीएचडी बताएंगे मैक्सिमम इंटरव्यू आपका पीएचडी पे जाएगा, आपको बाहर आएगा नहीं उससे। वो मैक्सिमम इंटरव्यू पीएचडी पे ही रहेगा आपका मैक्सिमम इंटरव्यू। उसके बाद जब आप जाएंगे वहां पे तो आपको तो बोर्ड भी नहीं पता, आपको ना बोर्ड को आपका पता है आप कौन है, कैसे टोकन लेंगे आप। पहले क्या होता था कि बोर्ड के पास नाम जाते थे आपके, ये रोल नंबर, ये रोल नंबर, ये रोल नंबर, ये रोल नंबर यहाँ जाएगा। अब ऐसा नहीं जाता, अब तो टोकन होता है। और टोकन 1 से लेके मान लो 100 तक आपका एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो भी टोकन रखते हैं वो, उसमें हर बोर्ड को बता दिया जाता है कि आपके ये टोकन नंबर आपके पास है, बस टोकन नंबर। और टोकन नंबर तो निकलेगा किसका, आपको खुद निकालना है भाई। एक घड़े में से, एक डिब्बे में से आपको खुद निकालना है। बहुत सारे टोकन पड़े हैं, आप हाथ डाल के निकालो अपना, वहाँ रिकॉर्डेड हो रहा है, सारा रिकॉर्ड है आपका। सेक्रेटरी सर या कोई एक आपका बड़ा अधिकारी है आपका, वो बैठा रहेगा, तो आपको तो वहाँ डिब्बे में से हाथ डाल के निकालना है, फिर आपको बोला जाएगा। आप इस बोर्ड में जाएंगे, आप वहां जाके बैठ जाइए, आप वहां बैठे हैं, आपको बुला लिया जाएगा। किसी को नहीं पता कि आप कौन है, आपका बस आपका पहचान आपकी क्या है, टोकन नंबर। टोकन नंबर आपका 10, टोकन नंबर 8, टोकन नंबर 20, टोकन नंबर 100, ये टोकन नंबर आपकी पहचान है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है आपका जो पढ़ाएंगे वो, कि टॉपिक कौन सा आप लेंगे, मतलब तो इंपॉर्टेंट चीज है आपका टॉपिक कौन सा लिया। तो आपको टॉपिक के ऊपर ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि मैं टॉपिक कौन सा लूं। टॉपिक 3-4 तो आप चूज करके जाएंगे अपने खुद के, और 3-4 खुद चूज करने के बाद एक ये भी पॉसिबिलिटी है, वो सामने वाला बोलेगा आपको कि ये टॉपिक पढ़ा दीजिए आप, या फिर आप जब बोलेंगे कि चलिए पढ़ाइए, आप वहां जाके बोलिए कि हाँ सर किस टॉपिक को स्टार्ट करूं, क्या पढ़ाऊं। तो उसमें क्या होता है, वो कई बार ये बोल देता है जो आप तैयार करके लाए वही पढ़ा दीजिए, और आप अगर लग गए तो आपको रोक देगा वो, नहीं नहीं रुकिए ये पढ़ाइए। तो आप वहां जाके पूछेंगे। और इसमें ये होता है जब आप पढ़ाने लगेंगे तो उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे क्या मैं आपको एक क्लास के तौर पर आपका एज्यूम कर सकती हूँ, मान सकती हूँ, तो वो कहेंगे यस यस यस। तो आप स्टार्ट करेंगे। डेट वेट का कोई रोल नहीं होता, आज ये डेट है, प्रेजेंट एब्सेंट ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, आपको चाक मार्कर और डस्टर साथ लेकर के चलना है, 45 डिग्री का एंगल लेना है, लिखते समय बोलना है, और जब लिखते समय बोल रहे हैं तो पीछे देखे रहें कि ऐसा ना हो कि क्लास सारी गायब होगी, आप लिखते ही रह गए। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि बच्चे गायब हो जाते हैं क्लास और टीचर लिखता रहता है, तो बोलते रहें मतलब साथ में, ऐसा ना हो। और साथ में एंगल इस प्रकार का हो कि थोड़ा 45 का जो पीछे दिखे भी आप उनको, हाथ पीछे नहीं ले जाना। कई बच्चों की आदत होती है कि लिखते समय हाथ पीछे ले गए, तो वो चीजें को ध्यान रखना है। जब आप बैठे तो साफ करके बैठे, और जब बैठे तो आप कुर्सी के पास आ जाएं तो उनको परमिशन देंगे आपको, थैंक यू कह के बैठे, मतलब
तो ये चीजें आपको जरूर करनी है आपका जब आपका बोर्ड यूज कर रहे हो, वो बेसिक चीज आपकी जिसको आपको प्रयोग करना है। और कोई कुछ है आपका, कोई आपका ऐसा डाउट हो कोई किसी प्रकार का? सर जैसे अभी पीएचडी मेरी स्टार्टिंग हुई है, कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ है, अभी आरडीसी नहीं हुई है, इसलिए टॉपिक फाइनल नहीं हुआ है। तो पीएचडी बताने से पूरा इंटरव्यू पीएचडी पर चला जाएगा क्या? देखिए अब आपका उसमें ये होता है कि आप पीएचडी बताइए, और पीएचडी बताने के बाद में क्या होगा, आपसे पूछेंगे कोई टॉपिक बताइए, तो आप कहेंगे सर अभी कोर्स वर्क पूरा हुआ है, टॉपिक फाइनल नहीं हुआ। बट आपसे फिर ये पूछेंगे, नेक्स्ट पर्सन जाएगा, आप क्या सोच रहे हैं, आप कौन सा टॉपिक लेना चाहते हैं, किस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो फिर आप वो एरिया बताइएगा जहाँ बहुत मजबूत है। सर वो टेंटेटिव टॉपिक लिया बता सकते हैं? वही मैं कह रहा हूँ था ना, मैं जो आप सोच रहे हैं जिसके ऊपर, मैंने यही कहा था आपको कि जिस पे आप सोच रहे हैं, जो टेंटेटिव आपने लिया ना, आप वो बताइए, और वो बताइए वो अभी जिस पर आप बहुत मजबूत हैं, आप उसको अपने एरिया में ले जाइए, फिर आपको नंबर देगा वो। अगर आप उसके एरिया में चले गए, नंबर काट लेगा। कोशिश कीजिए कि उसको आप अपने एरिया में रखें, मतलब ये चीज है। आनंद शर्मा का बोर्ड है, आनंद शर्मा बहुत ज्यादा हरियाणा पर पूछते हैं। आनंद शर्मा जी का जो बोर्ड है, ज्योति मैम का बोर्ड है, वो थोड़ा सा जो है आपका कम पूछती है। हाँ जी, कोई और बच्चों ने जिन्होंने रेज किया है हैंड अपना, बताइए। सर गुड इवनिंग सर। बताइए किट्टू जी। सर मेरे को ये सर मैं तुबा बोल रही हूँ सर। मेरे को ये पूछना था कि हमें आपने जैसे अभी बताया, हमें अपनी यूनिवर्सिटी जिसे हम पीएचडी कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं वो भी नहीं बताना। मास्टर्स तो बता दिया आपने कि आई हैव डन माय मास्टर इन दिस ईयर, आई हैव डन माय पीएचडी इन दिस ईयर। और आप अगर जेएनयू डीयू से हैं तो बेटर रहेगा बता दें। यस क्योंकि इसमें तो आपको पता ही चलेगा कौन कहाँ से है। यस सर। और सर दूसरी चीज ये है कि जैसे मेरा पीएचडी टॉपिक फॉर एग्जांपल अर्बन से है, तो ऐसा है कि अगर मेरे को बोला गया ठीक है आप बोर्ड पे जाके पढ़ाओ, तो मेरे को अपने पीएचडी वाले टॉपिक से ही कुछ टॉपिक सिलेबस में से लेना होगा, या मैं कुछ भी ले सकती हूँ? क्योंकि फिर अगर सिंक ना हो बेटर तो ये रहेगा कि आप पीएचडी पे इंटरव्यू चलेगा और आप पढ़ाएं दूसरे टॉपिक पर, क्योंकि उसमें एक चीज आपका एक मैसेज आता है कि नॉलेज है बच्चे को, मतलब केवल यही नहीं कि उसी चीज के ऊपर चिपका हुआ है। बेटर ये रहता है, मेरा मानना यही है कि आप उसी टॉपिक को अगर बता भी रहे हो, पढ़ा भी रहे हो, तो सामने वाला उस चीज से आपका थोड़ा सा बोर हो जाता है, कहता है कि थोड़ा डिफरेंट हो, मतलब कुछ नया कीजिए। फिर आप तो पढ़ाएंगे आप अलग, और बताते समय मैक्सिमम इंटरव्यू आपका पीएचडी पे जाएगा। मैक्सिमम इंटरव्यू पीएचडी पर ही जा रहा है जो आपका पीएचडी के बच्चे हैं। हाँ ये है कि अगर बोर्ड, मैंने कहा कि आनंद शर्मा जी का बोर्ड आ गया, तो आनंद शर्मा जी मैक्सिमम हरियाणा पे ले जाते हैं। तो मेरे घर के पड़ोस के हैं, तो मैं उनको जानता हूँ। वो आपका बिल्कुल उसी अंदाज में चलते हैं, जैसे पोल साइंस में था तो उसी अंदाज में चले वो। पूरा हरियाणा और उसके आसपास का जो एरिया था उसको कवर करते रहे, मतलब। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हरियाणा भी आप प्रिपेयर करके जाएं, ऐसा ना हो कि आप का इंटरव्यू जो है आपका ट्रैक से उतर जाए और आप सॉरी सॉरी ही बोलते रहें। दूसरा एक चीज और, वहाँ जी जी सर प्रणाम सर, मैंने प्रणाम किया, आपने सुना? हाँ जी, वो है वहाँ पे भी सफाई वाले हैं ऊपर भी जो है, और बाकी लोग भी हैं जी। हाँ वो अभी सब करेंगे, अभी तो यहाँ टेबल ओबल सब निकल रही है जी जी। मैं एक बार कांटेक्ट करते हैं नीचे वालों से, एक बार भेजता हूँ मैं किसी को। अच्छा मैं भेज रहा हूँ सर, किसी को भेजता हूँ 5 मिनट 2 मिनट। जी 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 जी। नहीं चाबी नहीं है सर, वो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर वाले से, वो हमको दे देंगे, हम मॉर्निंग में खुलवा देंगे। हम कोऑर्डिनेट नहीं नहीं सर मैं कोऑर्डिनेट ठीक ठीक।
मुबीन देखिए, आप ना जीटीवी मेट्रो गेट नंबर 1 पे उतरिएगा, ठीक है? 1 से उतरते ही आप क्रॉस रोड करिएगा। जैसे ही रोड क्रॉस करेंगे वहाँ पे शम्मी भाई लस्सी वाले दिख जाएँगे आपको, या सम्राट दिख जाएगा। वहाँ पे ना ग्रामीण सेवा और ई-रिक्शा लगा होता है, उनसे बोल दीजिएगा संत नगर विशाल मेगा मार्ट जाना है, 20-20 रुपए लेते हैं वो लोग, ठीक है? बस उस पे बैठकर आप वहाँ आ जाइएगा, सामने उतारेगा मेरे को कॉल कर दीजिएगा, तो मैं नीचे आपको आकर रिसीव कर लूँगी। मेरे को एक चीज़ बताइए कितने बजे तक आएँगे? ठीक है? कन्फर्म बताइएगा एकदम। क्योंकि आपको पता है मैंने वो वाला जो है रिपब्लिक डे वाला जो है वो आपके लिए स्पेशली करवाया है, उनसे बोल के अलाउ करवाया है। और दूसरा कि एक और जो था ये वसंत पंचमी का, वो भी ऐड करवाया था मैंने उसमें। तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी अगर कल नहीं हुआ तो। मैंने तो बोल दिया था, मैंने क्योंकि आज मेरे घर पे कोई फंक्शन वगैरह था तो मुझे निकलना था। आपकी वजह से मैं अभी रुकी हुई थी, अभी मैं निकल रही हूँ बस थोड़ी देर में। आप एक काम करवाइएगा, वो करवा लीजिएगा, और कल एडमिशन का हम लोग पूरा देख लेंगे। रहने का होगा तो वहाँ दिखवा दूंगी मैं, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। आप कोचिंग देखकर सर से मिलकर, क्लास तो आपने देख ली, अपना एडमिशन का करवा लीजिएगा, ठीक है? बाकी कोई इशू रहेगा तो वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा, ठीक ना? पा रहा हूँ जितना मुझे याद है, जितना मुझे याद आ रहा है, तो मैं उससे पूछता हूँ आपको कितना याद आ रहा है? जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ, मैं फिर पूछता हूँ कि कैसा सोच पा रहे हैं आप? तो ये क्या हो जाता है? ये सही वर्ड्स नहीं है इंटरव्यू के लिए। आप कैसा सोच पा रहे हो, आप कितना सोच पा रहे हो, कितना याद कर पा रहे हो, ये कोई वर्ड्स थोड़ी होते हैं। ये कहाँ से आप लोगों ने गढ़ दिए? इसकी बजाय आपको अगर याद नहीं है तो बहुत पोलाइटली उससे कहिए कि सॉरी। और अगर आधा अधूरा याद है, मान लीजिए कि आपको रिकॉल हो रहा है बट आप श्योर नहीं है, तो पोलाइटली परमिशन लीजिए, सर मुझे अभी पूरी तरह तो याद नहीं है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अगर आप परमिशन दें तो मैं कोशिश करूँ, मैं अनुमान लगाऊं। तब अगर परमिशन मिलती है तो बिल्कुल आप बताइए, तब आप फ्री हैं। गलत भी बता दिया तो वो आपको करेक्ट करेगा सामने वाला, नहीं 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 इसका आप ये है, आप उसके आसपास है बस। कम से कम उसमें एक चीज जरूर जाएगी आपकी पॉजिटिव, आप डेयरिंग तो हैं, डेयर तो कर रहे हैं भाई। आप डेयरिंग ही नहीं है तो ये आपका नेगेटिव पहलू नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। और फिर कई बार क्या होता है, आप बोलना स्टार्ट करते हो। जब आपने बोलना स्टार्ट किया और आप बोलते बोलते बीच में आप कह रहे हो कि सॉरी सर मुझे याद नहीं आया, तो फिर आपका इनएक्टिव हो जाता है। क्यों ना पहले परमिशन ले लें। और कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, उस पे ना नहीं होती कभी भी। जब आपको आपका माइंड खोलने की कोशिश करे कोई सामने वाला, आपको एक बड़ा सा प्लॉट दे क्वेश्चन का, उस प्लॉट में से ही आंसर हो तो आप उसको निकालिए, सॉरी मत बोलिए। फिर ये हमारी बहुत खराब आदत होती है बच्चों की कि जब हम उससे प्रश्न पूछते हैं और बच्चा क्या करता है, बच्चा इस तरह से आंसर देता है कि उसको लगता है कि मैं बता दूंगा, फिर वो सॉरी बोल देता है। या कई बार कॉमन सेंस के क्वेश्चन पे सॉरी बोलना स्टार्ट कर देता है, वो सरेंडर कर देता है। सरेंडर मत कीजिए। इंटरव्यू का मतलब सरेंडर नहीं होता, आपकी पर्सनालिटी का ये ट्रेट है, ये ट्रेट भी है आपका, ये आपका कि आप लीडर नहीं है, आप साहसी नहीं है, आप डेयरिंग नहीं है। तो डेयरिंग भी तो होना चाहिए टीचर को। आप इसका मतलब नई इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। जो आईसीटी है आपका, उसको आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। आपके सब्जेक्ट में तो बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। तो आपको इन चीजों को जरूर ध्यान रखना है। दूसरा, जो वर्ल्ड में मेन घटनाएं हो रही हैं, मैं उसका क्लास ले लूंगा आपकी करंट अफेयर की, वो मैं आपको सारी पढ़ा दूंगा। उसका आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट जरूर देखिएगा भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे वेनेजुएला है, या आपका इकोनॉमिक के साथ साथ जैसे बांग्लादेश, तो हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। तो आपको एक नया डायमेंशन जरूर देखना है। और थोड़ा सा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पे काम ज्यादा कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत अच्छे टॉपिक है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। और उसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, डाउन टू अर्थ। अगर आप ना पढ़ते हो तो मेरा कहना है कि मेरा ये सुझाव है आप लोगों के लिए कि डाउन टू अर्थ जरूर फॉलो करो। क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं
और बच्चों को मेंटरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो मैं डाउन टू अर्थ जरूर सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि डाउन टू अर्थ पढ़िए। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो बहुत बड़ा सेक्शन है आपका वहां से कवर हो। हम कैसे इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, उसमें कोशिश ये रहेगी कि आपका जो मैं पूछूंगा आपका वो यूनिट वाइज चलेगा। कोशिश करेंगे कि हम यूनिट करें, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में भी यूनिट्स हैं आपका, उसको हम करें। उससे आप जो है कंफर्ट हो जाएंगे, आपकी तैयारी थोड़ी प्रॉपर हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। और एक चीज सब बच्चे मान लें कि हम सब जो है वी आर प्रोफेसर्स, हम सब असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, हमें लगना ही है, हम लग चुके हैं, बस हमारी सैलरी आनी बाकी है। उस दिन हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जा रहे हैं, ये बोलने जा रहे हैं कि ठीक है जी ज्वाइन कब करना है। जैसे ज्योति पांडे जी ने ज्वाइन किया है, तो ज्योति पांडे जी ये पूछना है कि ज्वाइन कब करना है, मतलब आप मन में ये फीलिंग लेकर के जाओ कि हम तो हैं। आज से मान लो आधी लड़ाई जीत जाओ। पॉजिटिव रहना हमेशा, हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं जाना। तो और कोई पूछना तो बताइए बात। सर 2025 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई है अभी। हाँ जी, क्या कंप्लीट हुआ आपका? बीएड कंप्लीट हुई है। ठीक है, बताइए। बीएड कंप्लीट है तो बहुत अच्छा है। तो ये तो आपका एजुकेशन में आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशन टूल्स हैं, स्किल्स हैं आपका, उसको इम्प्रूव करता है एजुकेशन स्किल्स को। जैसे थार्नडाइक है, पावलो है, कोहलर है, वर्दीमर है, तो ये आप जितने भी आपका स्किनर है, जीन प्याजे है, तो ये सारे हैं। इनको बेसिक बेसिक बताइए कि इसका क्या योगदान है, इसका क्या योगदान है, इनको थोड़ा सा माइंड में रख के जाइए। आप किस तरह से बच्चों को डील कर पाएंगे। बच्चों की साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप उसकी एजुकेशन साइकोलॉजी समझ रहे हैं तो आप उसको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो आपको तो उन बच्चों को ट्रीट करना है। कई बार कहेंगे कि फिर ये तो एडोलेसेंस एज तक चलती है, आपका एजुकेशन साइकोलॉजी किशोरावस्था तक ज्यादा काम करती है। तो आपको बताना है कि सर देखिए, बहुत सारे बच्चे 12th पास करके आएंगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो वो लगभग उसी एज में ही है, संक्रमण की अवस्था में। तो आपका ट्रांजिशन फेज है उनका, तो जो ट्रांजिशन फेज है तो उसमें तो मैं ही ये एजुकेशन मेरी जो डिग्री है वो काम करेगी। तो ट्रांजिशन फेज में आप उसको बताइए कि ट्रांजिशन फेज में कैसे ये चीज काम करेगी, तो आप उसको ट्रांजिशन फेज से जोड़ दीजिए। बस बातों को बनाना आना चाहिए आपको, रेलिवेंट हो, पर बातें ऐसी भी ना हो कि रेलिवेंट ना हो। नहीं तो फिर अगले स्टेज में रेलिवेंट बातें हो, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि बातें हो, रेलिवेंट हो। तो आपको कुछ भी आपको कहेगा और आपको जितना ज्यादा चीजें बताएंगे भी मेरे पास ये अभी मैं ये कर रहा हूँ या मैंने अभी जस्ट की है, तो आपको पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव कुछ नहीं जा रहा। मैंने ये कहा कि बस कंपटीशन मत बताइएगा सारे। खास करके ज्योति मेरे ख्याल से एक लड़की है, तो उसने कहा कि मैं यूपीएससी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वो ना बताए, बच जाएगी, नहीं तो फिर वो वहां से साइडलाइन कर देगा। तो प्रेजेंट में हाँ जी, तो प्रेजेंट में तो वही पीएचडी वगैरह में एडमिशन नहीं लिया मैंने अभी। सॉरी आवाज नहीं आई मुझे। अभी प्रेजेंट में जैसे पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया अभी तक मैंने लिया, तो फिर आपको नेचुरल सी बात है कि आप नहीं बताइएगा कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इसी की आपका। और इन फ्यूचर जो है आपका, अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहूँगा, पार्ट टाइम पीएचडी। फिर आप पार्ट टाइम की तरफ जाइएगा। पार्ट टाइम कहाँ से करेंगे भाई, जहाँ भी मैं आपका ड्यूटी आएगी उसके आसपास कोई यूनिवर्सिटी देखूंगा मैं, और मेरा ये आपका इच्छा भी है, क्योंकि इससे जो है आपका थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन भी आएगा। मैं आपका नई नई चीजें सीखूंगा, बच्चों को जो है आपका ज्यादा मेहनत करूंगा बच्चों के साथ, तो वो चीजें पॉजिटिव जो हो जाएंगी आपकी। और बताइए। गुड इवनिंग हाँ जी, गुड इवनिंग। सर, मैं ये पूछना चाहती थी, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, टीचर हूँ मैं, तो मैं वहाँ पे बताऊंगी। नहीं, मुझे पहले बताइए कहाँ पर टीचर है, किस चीज के टीचर है? पीजीटी, बीआरटी चीज के टीचर है बेटा? पीजीटी है? टीजीटी हूँ सर, टीजीटी इंग्लिश। हाँ बिल्कुल बताइएगा, कोई इशू नहीं है, उसमें बताने में कोई बुराई नहीं है। आपका फिर इंटरव्यू जो है आपका स्कूल एजुकेशन के आसपास उस पर चला जाएगा। ये तो प्रोग्रेस, आप ये कहेंगे आपसे कि आप जो है पहले ऑलरेडी जॉब में हैं, फिर आप यहाँ क्यों आना चाहते हो? तो बिल्कुल सिंपल आंसर है कि भाई देखिए, एक तो पहली बात तो मैं एजुकेशन में आना चाहती हूँ, कोई दूसरा फील्ड नहीं मेरे लिए, ऑलरेडी मैं आपका जो ट्रेंड हूँ। दूसरा, ट्रेनिंग के साथ साथ भाई हर आदमी की एक इच्छा है प्रोग्रेस करने की, और ये जो है आपका हमें डिपार्टमेंट खुद आपका अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तीसरा,
भाई पीजीटी भी तो बनूंगी मैं यस सर। भाई। डिपार्टमेंट तो मुझे वहाँ भी प्रमोशन का मौका दे रहा है, बट मुझे यहाँ हरियाणा सरकार की सबसे अच्छी चीज ये है कि वो हमें हमारा टैलेंट शो करने का एक मौका और दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म और दे रहा है, सबसे जस्ट एंड फेयर प्लेटफॉर्म। तो मुझे लगा कि जस्ट एंड फेयर प्लेटफॉर्म पे मुझे ट्राई करना चाहिए, और मुझे जो है आपका अपना जो है विकास करना चाहिए, मुझे अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, मुझे अपने प्रोग्रेस करनी चाहिए, तो वो आपका मैं इसलिए आई। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि निकू जी कि यहाँ जो आपके स्कूल की जहाँ भी है स्कूल्स की प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, या इंग्लिश में भी आपको इंग्लिश लैब वगैरह है तो वो है या नहीं है, तो कुछ बेसिक चीजें जो आपको देखी हो उनको मेंशन जरूर रखिएगा। और क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, तो आपको कहना है कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है, और जो सरकार की योजनाएं बस मैं यही कहूंगी कि अगर वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट होती रही जैसे अभी हो रही है, ऐसा आपको जोर देना है, तो हम जो है आपका एजुकेशन में जो हमारी सरकार ने आपका 2047 तक डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा है विकसित भारत का, तो हम जरूर प्राप्त करेंगे। तो सामने वाले पूरे खुश हो जाएंगे हमसे कि भाई छोरी तो हमारी आपका अपनी है, इसको सिलेक्शन। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा। हाँ जी, और कोई? नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। क्वेश्चन है सर, बेसिकली मैं थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा फ्लुएंट हूँ बोलने में। जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। मैं थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा फ्लुएंट हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हिंदी में नहीं बोल पाता, फिलहाल हिंदी पे भी कमांड है मेरी, बट ऐसा होता है कि सर कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करते टाइम जो है वो इंग्लिश की वोकैब होती है वो फ्लुएंटली आती है निकल के सर। कितनी तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर सपोज मैं कितना वेटेज कितना परसेंट आती है आपकी जी 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 सर, जो टफ कीवर्ड्स होते हैं सर वो तो पर्टिकुलरली इंग्लिश में ही आते हैं निकल के सर। आप किसी भी टॉपिक के मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, साइलेंट कीजिए, मैं बता रहा हूँ। आप देखिए बोल देते हैं आपका, तो मेरा नाम रिजवान है। रिजवान, ओके, चलिए आप म्यूट कीजिए एक बार, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। MO मीन्स मोहम्मद रिजवान जी। तो मैं आपको स्टार्ट करूं तो जैसे आपके कीवर्ड्स आपने कहा, तो कीवर्ड्स बिल्कुल यूज कीजिए। और रही बात आपकी फ्लुएंट ज्यादा इंग्लिश की, तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी उस फ्लुएंसी पर कम से कम उस दिन के लिए थोड़ा ब्रेक दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और मैं आपका जहाँ से बिलोंग करता हूँ तो मेरे आसपास कई कॉलेजेस हैं। मेरे गांव से आपका 6-7 किलोमीटर दूर कॉलेज है, तो पूरे के पूरे गांव के बच्चे आते हैं, कंप्लीट 100%, एक भी बच्चा शहर का नहीं। क्यों? क्योंकि उस कॉलेज शहर से दूर है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो शहर से दूर है, और मैंने अभी बताया था कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपका टाउन में है, छोटे टाउन में, ब्लॉक वगैरह में है, छोटी तहसील में है, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी, जैसे जींद को मान लो, मेवात को मान लो, वहाँ तो अंग्रेजी बहुत कम है भाई। तो या जो थोड़ा सा डेवलप एरिया है वहाँ थोड़ा बहुत हो सकता है पॉसिबल, बट आपका बहुत सारे एरिया में तो इंग्लिश है नहीं, ज्यादा इंग्लिश नहीं है, तो आप कीवर्ड थोड़ा यूज कर लें, और कोशिश करें कि आप मैक्सिमम हिंदी में जाएं। कीवर्ड जरूर यूज करें, मतलब ऐसा ना हो कि उनको ये लगे कि अरे आपको अंग्रेजी आती ही नहीं, ऐसा भी शो नहीं करना है। उनको शो कराना है कि मैं मुझे हिंदी में कंफर्ट हूँ। क्योंकि एक लड़का था साहिल, कॉमर्स का, मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था, तो यूपीएससी पढ़ते पढ़ते इकोनॉमिक्स भी आती है, तो और कॉमर्स में बहुत कुछ राम कहानी है नहीं, बहुत आपका फालतू सा सब्जेक्ट है, कोई भी पढ़ा देगा मतलब। तो उसमें जब हम उसका इंटरव्यू ले रहे थे तो वो लड़का बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड था, और ये यहाँ से था आपका जो है क्या बोलते हैं, ये जो SRCC से। तो पहले तो मैं लगा कि SRCC तो पता नहीं कितनी कॉमर्स जानता होगा, बट बाद में थोड़ा यूपीएससी का प्रभाव रहता है, ये तो बच्चा मैं समझ गया कि ठीक है, नॉलेज तो अच्छी है, बट वो बताया उसने कि सर मेरा पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, पिछली बार मुझे जो आपका इंटरव्यू में जो है आपका 3 या 4 नंबर दिए, मेरे नंबर तो कम दिया आपके नॉलेज के हिसाब। तो उसमें जब हम ये देखते हैं कि नंबर बहुत कम है, मतलब नंबर बहुत कम मिले, तो आपको होता क्या है कि मैंने पूछा कि क्यों मिले, मतलब तो मुझसे बहुत इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहा था। मैंने कहा देखो मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि आप ज्यादा कन्वर्सेशन जो है आपका
इंग्लिश में ना करें तो बेटर है। मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कन्वर्सेशन जो है मैक्सिमम आपका वो थोड़ा सा इंग्लिश कर लो आप। मतलब तो उसने वही आपका अडॉप्ट किया और आप यकीन मानिए उसका सेकंड या थर्ड रैंक था, मतलब या फिफ्थ शायद ऐसा था, अंडर 5 रैंक था वो लड़का और उसका सिलेक्शन हुआ नेक्स्ट टाइम। बट मैं ये बात है आपको पीजीटी की बता रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो आपसे एक नीचे का रैंक होता है, स्कूल कैडर की सबसे बड़ी वैकेंसी है, तो उसमें उसका सिलेक्शन हुआ। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। मैं हरियाणा से और मैं जानता हूँ कि हमारे जो मेंबर साहब हैं वो कौन है, कैसे हैं, कितनी नॉलेज उनको है। हाँ, जो आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा होगा वो शायद जेएनयू से भी हो सकता है, वो शायद डीयू से भी हो सकता है, वो बीएचयू से भी हो सकता है, वो बीयू से भी हो सकता है। उनको मैं आपका नहीं कहूंगा कि उनको कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है, उनकी लैंग्वेज पे कमांड हो सकती है बट वो तो कितना पूछेंगे, कितना एरिया आपका वो कवर करेंगे। बाकी तो लोग जो बैठे हैं आपका, वो तो वही बैठे हैं ना हमारे बीच के लोग जिनको अंग्रेजी से बहुत प्यार नहीं है। मतलब बट आप इंग्लिश में कोशिश कीजिए, मतलब अपनी लैंग्वेज के ऊपर उनको बहुत लैंग्वेज स्किल्स नहीं दिखानी है आपको, आपको अपनी प्रेजेंटेशन नॉलेज की प्रेजेंटेशन करनी है आपको, आपके सब्जेक्ट नॉलेज की। तो लैंग्वेज पे भाई बहुत ज्यादा काम आपको उतना मत जाइएगा कि कहीं ये शो हो जाए हमारा कि हमें तो बहुत ज्यादा अंग्रेजी आती है और हम खुश होकर बाहर निकले पता चले 4 नंबर दे दिए। और इंटरव्यू की वेटेज बहुत है, अगर आपके 9 आ गए तो फिर कोई रोकेगा नहीं। आप कोशिश कीजिए कि हमारे 9 ही आए। बट मैंने जो चीजें बेसिक बताई है इंटरव्यू की, क्या इंटरव्यू होता है क्या नहीं होता, उसके ऊपर जरूर काम कीजिएगा। आप अपने चैप्टर वाइज 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सारे बच्चे निकालें, उसको कॉपी में लिखें, उसको अपने किसी सहेली से, किसी अपने भाई से, किसी से भी आपका कोई आपका जो भाई कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, मम्मी पापा हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, उनके सामने बेसिक डिस्कस करें। हमारे सामने तो होगा ही होगा बट बार बार डिस्कस करें। आप उनको रोज 4-5 क्वेश्चन बोलो कि यार ये बता दो, मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछो, मैं इनका आंसर दे रही या दे रहा हूँ। दर्पण के सामने खड़े होकर के चीजों को करें। तो ये 4-5 क्वेश्चन अगर आप रोज आपका एक चैप्टर से निकालते हैं और कई चैप्टर के निकाल लेते हैं तो फिर आपसे क्या पूछेगा, आप प्रिपेयर हैं। आप उनसे किसी प्रकार के फैक्चुअल निकालिए, कंपैरेटिव निकालिए, कंसेप्चुअल निकालिए, एनालिटिकल निकालिए, तो वो सब टाइप के निकालिए। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन निकाल लेंगे तो आप बिल्कुल इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको कोई रोकने वाला ही नहीं होगा। और कुछ भी सर? हाँ जी, हेलो सर, नमस्ते। हाँ सर, नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है कि सर हम बाइलिंगुअल अगर पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें हम लिखते समय अंग्रेजी के टर्म लिखें और बोलते समय कुछ हिंदी में ज़्यादातर बोले, लेकिन कुछ उसके जो है अनुवाद हिंदी में कर दे, जो अंग्रेजी में जो जैसे की टर्म लिख दिए उसके बाद हिंदी में लिखते बोलते। हाँ देखिए, अगर आप उसको इंग्लिश में लिख रहे हो तो कोई इशू नहीं होता, बट बहुत ज्यादा इंग्लिश में ना जाए बोर्ड पे। वो जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा मिक्स सा चले, मतलब बाइलिंगुअल चले, वो बड़ा सही रहेगा। उसको एक इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा कि बच्चा दोनों चीजें जानता है, दोनों अच्छी चीजें जानता है, दोनों में आपको कमांड शो करनी है। मतलब इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको बैलेंस बनाते हुए कमांड शो करनी है अपनी, कि भाई मुझे तो देखो दोनों में कंफर्ट हूँ मैं। आप अगर ऐसा कर पाते हैं तो आपका बहुत वेल एंड गुड है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। जैसे हम सर उनको समझाएं हिंदी में, लेकिन लिखे ब्लैक बोर्ड के इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में आप लिखिए, बिल्कुल लिखिए, कोई इशू नहीं, बट एक आध वर्ड्स आपका जैसे उसके जैसे जो कोई बोल रहे हैं आप कि जैसे जियोमॉर्फोलॉजी लिखा तो आप उसको बता दीजिए कि व्यू आकृति भाई ये चीज होती है, इसको हम जैसे इसको कॉन्टिनेंटल ये भी ड्रिफ्ट कहते थ्योरी है हैं। तो जैसे सर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो महाद्वीपीय विस्थापन। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई इशू नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती फिर। ठीक है सर। बट उसमें सारे, हाँ जी हाँ जी, हाँ बताइए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब हम अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इंट्रोडक्शन में उनसे परिचय कराएंगे तो उसमें हम जो है अपने इंस्टीट्यूट और ईयर को भी बताएंगे सर, क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूट से इस ईयर में जो है पास आउट हूँ। बस बहुत कोशिश कीजिएगा कि मतलब आपका जो है आई हैव पास माय 10th क्लास फ्रॉम दिस ईयर, 12th फ्रॉम दिस ईयर। अगर आपसे फिर वो पूछें तो आप बता दीजिए, वैसे पूछेंगे नहीं मतलब आपसे। सर मैं अभी करंटली पीएचडी कर रहा हूँ, तो पीएचडी का इंस्टीट्यूट अगर कोई पूछेंगे तो बताऊंगा कि मैं बता दूंगा कि मैं पीएचडी फला यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। अगर आप जेएनयू डीयू पीयू से कर रहे हैं तो बताइए, नहीं तो फिर कहाँ से? सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल मत बताइएगा। ठीक है। आप बस बताइए कि आई प्रेजेंटली आई परस्यूइंग पीएचडी। आप पूछे तो देखो मजबूरी है फिर आपका, नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको बतानी चाहिए। बट जेएनयू डीयू है तो थोड़ा सा एक हमारे माइंड में एक चीज बैठी हुई कि भाई जेएनयू डीयू में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा होता है। हालांकि मुझे नहीं पता होता कि नहीं होता है, मैं तो लो करके आया था डी यूनिवर्सिटी से, मुझे तो ऐसा नहीं मिला मतलब। बट हाँ होता भी होगा, बहुत डिपार्टमेंट में बहुत टीचर अच्छे भी हैं।
तो आप हमारे माइंड में जरूर चीजें हैं बिल्कुल कि भाई ये बहुत रिनोन आपका है, आपका एमिनेंट आपका जो है आपका इंस्टीट्यूट है आपका, ये हमारे माइंड में चीजें हैं तो उनके माइंड में भी है। बताइए पॉजिटिवली सर चाहिए। हमारे यहाँ सर ये है सर, इंडिया में जो है क्या साउथ ईस्ट एशिया में जो ज्योग्राफी का ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है वो एएमयू में स्टेब्लिश हुआ है। नहीं बिल्कुल है, बट आप अगर पूछे तो बताइएगा। मैं आपको मैं कह रहा हूँ कि एएमयू में ना बताइएगा कि वो नाम सुनते थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं हमारे वाले। आप समझ रहे मेरी बात को? जी सर, जी सर। जैसे मैं स्टोर पर बताऊं नहीं ठीक है सर, हो गया ठीक कि सारों में ठीक है। हाँ बाकी कॉल भी कर लीजिएगा, मैं फिर समझा दूंगा आपको बाकी बातें। आप ठीक है पर्सनली सर, कॉल कर ठीक है। लीजिएगा मुझे, फिर मैं उन चीजों को भी बता दूंगा क्यों मैं कह रहा था। हाँ जी, और कोई आपका डाउट है? हाँ जी ठीक है, हाँ जी हाँ जी, और कोई पूछा है? सर हरियाणा के में सर जैसे हरियाणा की जो ज्योग्राफी है उसके अलावा हरियाणा के कल्चर्स को भी पढ़ना पड़ेगा सर? हरियाणा नहीं कल्चर का बहुत कुछ है नहीं, मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता दूंगा। इम्पोर्टेंट चीजें भाई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। दो चार आपका मेले हैं आपका, और कुछ आपका ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस है आपका, बहुत ज्यादा नहीं, उसमें भी आपका लिमिटेड से मैं बताऊंगा। इस तरह से फिर आप हरियाणा पे फोकस कर लोगे, ज्योग्राफी पे फोकस कीजिए, और हरियाणा का बेसिक सा मैं आपको बताऊंगा, बाकी एरिया बहुत ज्यादा नहीं। मतलब आप ये ना हो कि भाई हरियाणा पे अगर फोकस होगा तो फिर बाकी तो रह ही जाएगा। हाँ बेसिक जरूर जाने आप हरियाणा का, क्योंकि हरियाणा में आप आने वाले हैं, बेसिक जरूर जाने। हाँ जी, और कुछ अंकुश जी? नहीं सर, थैंक यू सर। ओके जी। हाँ कोई और भाई, कोई और डाउट आपका है, कोई बातचीत आपको कुछ पूछना है? इधर रखो, इधर नई वाली उधर रखिए, उसके नीचे। हेलो सर। हाँ जी जी सर, हम जो मास्टर्स के बाद जो हम ईयर गैप है तो उस ईयर गैप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की तैयारी किए हैं, तो उसे बता सकते हैं सर यूपी हायर एजुकेशन में। असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल आप बताइए, क्योंकि आप उसी फील्ड में हैं। मैंने ये कहा यूपीएससी और पीसीएस ना बताएं, मतलब यूपीएससी पीसीएस बताते ही माइंड में बिल्कुल कंफर्म आता है कि छोड़ के जाएंगे। मतलब मैं आपको खुद बताता हूँ, जैसे यूपीएससी दिया, एचसीएस दिया, यूपी पीसीएस वगैरह दिया, तो जब मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर का हिस्ट्री का मेरा था, जी सर। मेरी मास्टर्स हिस्ट्री से और इंग्लिश से और ज्योग्राफी से है, तो मैं आपका हिस्ट्री से देने गया, क्योंकि यूपीएससी में मेरा एक ऑप्शनल जो है आपका हिस्ट्री था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्या मेरे माइंड में, मैंने किसी से गाइडेंस ली। सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरे मन में बहम था, अरे मैं तो यूपीएससी कर रहा हूँ तो मुझे तो मतलब आराम से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा कि आप क्या करें, तो मैंने मेरा खुद का बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने कहा कि सर मैं तो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, और अब एज होगी तो मैं एचसीएस भी दे रहा था, पिछली बार इंटरव्यू दिया था मैंने, नहीं लिया मुझे। मतलब तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो आपका आप समझ लीजिए, मुझे तो लैंग्वेज में भी इश्यू नहीं था, नॉलेज में भी इश्यू नहीं था, पूरा मतलब अप्रोक्सीमेटली एक एमएलए थे हमारे चिकारा साहब, एमएलए कह रहा हूँ सॉरी, मेंबर, उनके बोर्ड में था, तो अप्रोक्सीमेटली 35-36 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, मुझे याद है, फिर भी नहीं हुआ। तो वो आप बिल्कुल नेगेटिव है, मतलब मेरा मानना ये है। बाकी आप जैसा जो भी आपके मन में होगा वो बताएंगे आप। अरे जो भी लगेगा, अगर कल नहीं आया तो हाँ जी, और कोई भाई प्रश्न हो रहा था, किसका था, मैं पढ़ नहीं पाया सॉरी। अगर वो कह देगा तो चाहे रात के 12 बजे दे दो। एक पर्सन हो रहा था अभी मैसेज, कोई और है किसी को पूछना हो तो भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आप बता रहे थे कि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो होंगे डीयू या जेएनयू से होंगे, तो सर मोस्टली वो लोग तो इंग्लिश में मतलब देखते हैं, कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो फिर अगर वो सवाल इंग्लिश में करते हैं तब तो जवाब इंग्लिश में ही देना होगा। मिक्स दीजिएगा, मिक्स मिक्स मिक्स, उनको शो कीजिए मुझे इंग्लिश आती है, मिक्स दीजिएगा। मतलब बहुत ज्यादा इंग्लिश पर मत जाइएगा, मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि बहुत ज्यादा इंग्लिश फ्लुएंट न मत जाइएगा, उनको इंग्लिश भी बोलिएगा, थोड़ी सी बीच बीच में हिंदी भी बोल दीजिएगा। जिस चीज को नोट कीजिएगा वो इंग्लिश में बताइए बताइए। नहीं सर, मैं ये कहती कि अगर वो कम्प्लीटली क्वेश्चन इंग्लिश में करे तब भी हमारा रिस्पॉन्स जो है वो मिक्स ही होना चाहिए। हाँ वो मिक्स ही होना चाहिए। आप स्टार्टिंग इंग्लिश से कीजिएगा, उनको शो हो कि शी नो इंग्लिश वेरी वेल, बट उसके बाद आप थोड़ा सा जो है अपने ट्रैक पर बीच में हल्की सी हिंदी
प्रयोग करते हुए फिर थोड़ी सी इंग्लिश प्रयोग करते, इस तरह से आप उसको मिक्स कीजिएगा। शुरुआत में इंग्लिश हो फिर थोड़ी हिंदी बोल दीजिएगा। दूसरा कि आंसर को बहुत लंबा मत खींचिएगा, अर्णव बहुत लंबा मत खींचिएगा, क्योंकि आपका लंबा खींचने का मतलब क्या है, आप कोई आंसर लिख थोड़ा ही रहे हो मेंस में कि 600 वर्ड्स में लिखो, 200 वर्ड्स में लिखो, 300 वर्ड्स में लिखो, थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, मतलब टैक्स पे आइए उसके मतलब मेन पॉइंट के ऊपर। बस इस चीज को भी ध्यान रखिएगा साथ साथ, फिर आपका अपने आप जो कन्वर्सेशन हो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई? हाँ जी, और कोई आपका डाउट हो? सर जैसे मैंने अर्बन प्लानिंग में डिप्लोमा किया है तो मैं बता सकती हूँ? क्यों नहीं बता सकते? आपको अर्बन प्लानिंग नरेंद्र मोदी जी 100 शहर बना रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटी, मुझे लग रहा है कि साल 2 साल में बन के तैयार हो जाएंगे। और सर मैंने मास्टर्स के दौरान जब कोरोना था तो मैंने 4 रिसर्च पेपर लिखे थे, तो मैं उनको कैसे बताऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपसे पूछें कोई रिसर्च किया है रिसर्च वर्क, तो आप बता दीजिए कि हाँ सर मैंने पेपर लिखे रिसर्च के। हाँ, अर्बन प्लानिंग का डिप्लोमा बताइए, बट उसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ के जाइएगा फिर क्योंकि वो फिर हिस्ट्री से जुड़ जाएगा आपका। तो आपका वो डिप्लोमा फिर अर्बन का जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, सरस्वती सिंधु बोलिएगा, मतलब हड़प्पन मत बोलिएगा, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन से जुड़ जाएगा, ऐसे बोलिएगा मतलब। ठीक है? ठीक है। अच्छा, ओके ओके। और कोई भाई? तो 1 तारीख से जो है आपका, कल से अगर कोई ऑफलाइन आना चाहे, या परसों से सोमवार से मंडे से कोई बच्चा ऑफलाइन आना चाहे मंडे से, तो आप मुझे जो है आपका या निशा मैम को मैसेज कर दीजिएगा, ऑफलाइन आ जाइएगा। किसी को ऑनलाइन इंटरव्यू देना है तो ऑनलाइन हो जाएगा। अब हरियाणा की क्लासेस रहेंगी, करंट अफेयर की भी क्लासेस रहेंगी आपकी। करंट अफेयर आपको मेन में, हाँ जी सर आपका ऑफलाइन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये मुखर्जी नगर में है आपका, इजी क्लासेस सिग्नेचर अपार्टमेंट के सामने, और एक आपका जो हमारा है आपका संत नगर में है। सर किस नाम से आपका इंस्टीट्यूट? इजी क्लासेस फॉर आईएएस, एक्स्ट्रा एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस फॉर आईएएस। ओके। तो ये हमने 2017 में एस्टेब्लिश किया था, उससे पहले। हाँ जी, कॉन्टेक्ट नंबर बेटा एक तो जो है ग्रुप में है हमारा, निशा मैम का है, और एक मेरा है 931343434340। सर एक बार रिपीट कर देंगे आप? 931 जी 3434 340। ओके ठीक है बेटा, तो आप अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, आप अपना नाम लिख के, ताकि फिर मैं आपको कॉल बैक करूँ। ठीक है भाई, और आप मुझे